एवरीवन, गुड इवनिंग। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन था एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु हैज गॉन आउट देयर एंड गिवन अ सीरियस अटेम्प्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। ओके, सो आप लोगों ने यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्स कि आज जाके आपने भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन का पेपर अटेम्प्ट किया है, राइट? यस। सो नाउ अब क्या करेंगे, आज का मेरा सेशन में हम लोग दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक तो पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपको तो पता ही है पॉलिटी तो मैं ही दूंगा। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस का सोल्यूशन क्या होगा ये भी जान कर लेंगे। ओके, सो शुरू करने से पहले कोई मुझे बता दीजिएगा कि क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? आई एम क्लियरली ऑडिबल और वीडियो क्लियरली विजिबल है क्या? इन दो चीजों के ऊपर मुझे बता दीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट। हेलो सोलोनी, हेलो अनामिका, प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है क्या? ओके, एंड देन वील स्टार्ट विद द एनालिसिस। ओके, चलो। सो ओके, चलो। सो प्राइमा फेसी दोस्तों, अब तक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। पॉलिटी की तरफ आते हैं दोस्तों। प्राइमा फेसी जब आपने पॉलिटी के क्वेश्चंस देखे तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्या ये क्वेश्चन सिंपल थे, इजी टू डू थे, या मीडियम थे, या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे कि यार कुछ भी नहीं आ रहा था इन क्वेश्चंस में से? ऐसा कुछ था? एनीवन? पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे थे? कम ऑन एवरीवन, कैसे लगा पॉलिटी का फर्स्ट इंप्रेशन? और आप में से जितने भी लोग जो मेरे साथ पिछले साल से जुड़े हुए हो, ओके, क्या आपको लगा कि पॉलिटी डूएबल था? डिड यू ऑल थिंक पॉलिटी वाज डूएबल? पॉलिटी के क्वेश्चंस मैनेजेबल थे? यस। क्या था आपका रिएक्शन? व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द पेपर? व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? ओके, मीडियम थे इज व्हाट। ओके, सो लॉर्ड बी को सिंपल लगा है, मनीषा को मीडियम लगा है, मैनेजेबल था सभी लोग कह रहे हैं। यस। सो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे वो मेरे हिसाब से भी मैनेजेबल थे। ओके, राइट। सो अब क्या करेंगे, क्विकली पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ओके, ओके। सो अगर आपने मैं आई नॉट से कि मे एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम वॉट एवर आई हैव थॉट, जो मैंने सिखाया, पर येस, अगर आप लोगों ने पॉलिटी के वाईटी सेशंस और मास्टर क्लासेस अगर ढंग से अटेंड किए होंगे तो आई डोंट थिंक कि क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकते थे। आप नॉलेज के साथ और लॉजिक के साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके, चलो, राइट, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। पहला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल था। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अब हम सभी को पता है आर्टिकल 21 में, ओके, विच गिव्स यू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आपका एक फंडामेंटल राइट है, वहां पे क्या दिया गया है? वहां पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इस टर्म को दिया गया है। और उसके बाद जो मेनका गांधी केस आई थी 1978 में, तो मेनका गांधी केस ने, ओके, तो ओके, तो मेनका गांधी केस में क्या हुआ? मेनका गांधी केस में कोर्ट ने क्या बताया कि हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ तो फॉलो करेंगे, पर हम ये देखेंगे कि क्या वो प्रोसेस फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल है। राइट, आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मैंने एक लाइक इट वाज अ 30-40 मिनट्स का सेशन जहां पर हमने इन दो टर्म्स का के बीच में अंतर जान के लिया था। और मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, अगर आपको याद होगा तो। वो फॉर्मूला क्या था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ is equals to procedure established by law plus is that procedure fair, just and reasonable। ये एक फॉर्मूला बना के दिया था मैंने आप लोगों को। ओके, जितने भी मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, ओके, जो हमने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो बैच थी, जो वाईटी के ऊपर जो वीडियो से, आज भी आप जाके देखिए उस वीडियो में ये फॉर्मूला होगा। राइट, है ना? राइट, ओके। सो अब अगर मुझे इतना पता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के साथ साथ वो प्रोसीजर फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होनी चाहिए, तो अब ऑप्शंस देखूंगा मैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है क्या? नहीं, तो इसको मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ को तो आपको पता होगा, ये आर्टिकल 14 में दिया गया है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ के बीच में अगर आपको ये फॉर्मूला पता था, तो इसमें मैंने लिखा था कि दैट द प्रोसीजर शुड बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ओके, द प्रोसीजर शुड बी व्हाट? इट शुड बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। और इसके लिए
C is the most closest answer for this particular question, right? Okay, okay, right, है ना? क्या आंसर होगा इसका, राइट? ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या था, आसान था कि नहीं? आसान था कि नहीं? सिर्फ आपको ये वाला लॉजिक याद रखना था जो हमने 100 दफा हमारे सेशंस में किया था. ओके, राइट, फाइन. सो प्रोसीजर क्या आंसर होगा? फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. तो जिन्होंने सी मार्क किया था, योर आंसर इज वेरी क्लोज इनफ. ठीक है, ओके, ओके, चलेगा. सो ये था पहला सवाल. दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं. दूसरा सवाल इज ऑन योर स्क्रीन. अब एक सवाल जो है ये बहुत आसान सवाल है, राइट? ये सवाल क्या पूछता है, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 क्या दिया इन्होंने? इन इंडिया प्रिजन्स are managed by the state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. अब ये सवाल कहाँ से आता है? अगर आपको एक केस पता होगा, ओके, एक रिसेंटली क्या हुआ था कि गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया था, 11 प्रिजनर्स को जो एक रेप केस में कॉन्विक्टेड थे, जिनको सजा सुना दी गई थी, उनको जेल से छोड़ दिया. ये किसने किया? गुजरात गवर्नमेंट ने, राइट? आपको वो रेप केस भी पता होगी जिसके ऊपर एक फुल फ्लेजेड एक रिकॉर्डेड वीडियो हमने बनाया था. उस वीडियो में दोस्तों हमने क्या देखा था? हमने पढ़ा था कि पुलिस किसके कंट्रोल में है, प्रिजन्स किसके कंट्रोल में है, ये सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कशन किया था. तो तब हमने क्या देखा था कि प्रिजन्स किसके कंट्रोल में है, राइट? प्रिजन्स किसके कंट्रोल में है? प्रिजन्स जो है ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते कि नहीं आते? प्रिजन्स जो है ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते कि नहीं आते? यस, ओके. सो प्रिजन्स, जेल जो है ये आपके पुलिस, प्रिजन्स, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. तो इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. और कैसे मैनेज करती है? विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स. ये आपको कहां से स्ट्राइक होना चाहिए था कि वो केस में गुजरात गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि उनका जो गुजरात गवर्नमेंट का जो प्रिजन्स एक्ट है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस है जिसके माध्यम से वो उन कैदियों को छोड़ रहे हैं, राइट? ओके, राइट. सो देयरफॉर पहला स्टेटमेंट जो है ये मैं इसको करेक्ट मानता हूं, सत्य मानता हूं इसको. ओके, सेकंड स्टेटमेंट, और मैंने आपको बताया था कि ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, राइट? सेकंड स्टेटमेंट को देखो, इंडिविजुअली देखने स्टेटमेंट्स को. सेकंड स्टेटमेंट क्या था? इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय द प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 व्हिच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. अब ये जो स्टेटमेंट है ये भी इंडिविजुअली सही है, ओके, राइट? तो हमने ये जो था, ओके, सो हमने क्या किया था, जो प्रिजन्स एक्ट है 1894 का, वहां से इन सारी चीजों को हमने लिया था. अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये इंडिविजुअली करेक्ट है, ओके, इंडिविजुअली करेक्ट है, ओके, राइट? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये इंडिविजुअली करेक्ट है. और देखो यहां पर क्या दिया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में प्रिजन्स थे, कब? आजादी से पहले, और उसके बाद इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में आ गए. तो ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए. ओके, सो देयरफॉर आई विल मार्क ऑप्शन ए एज करेक्ट. यस, आई विल मार्क ऑप्शन ए एज करेक्ट. ठीक है, ओके, फाइन. सो इसका आंसर जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, द आंसर वाज, द क्लोज इनफ आंसर इज आंसर ए. ठीक है, द क्लोज इनफ आंसर इज व्हाट? आंसर ए. I hope everyone has understood this. Yes, Manisha, Lord B, everyone, each and everyone who is there in the class, जितने भी लोग ये सेशन को देख रहे हैं, एक बार प्लीज चैट बॉक्स में भी बता दीजिए, ओके, आप लोगों ने कौन सा आंसर मार्क किया इसका. ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में भी बता दीजिए कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर मार्क किया था. कौन सा आंसर मार्क किया था, एक बार क्विकली बता दीजिए. एनीवन? चलो, fine. Okay, so after this let us go on to the next question. Okay, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. Okay, अब अगला सवाल क्या है? अब अगला सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है. अगला सवाल कह रहा है कि which one of the following statements best reflects chief purpose of the constitution of a country. किसी भी देश के संविधान का एक मुख्य कारण क्या होता है, एक मुख्य प्रयोजन क्या होता है? ओके, संविधान का मुख्य प्रोविजन क्या है? ओके, अब ये जो क्वेश्चन है, ओके, चलो, सो श्रीनिधि ने ए आंसर मार्क किया. वेरी गुड श्रीनिधि. ओके, चलो, अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है,
ओके, चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान का मुख्य प्रयोजन क्या है? ओके, पहला क्या है? इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग द नेसेसरी लॉज। अब ये मुख्य प्रयोजन के तौर पे मुझे सही नहीं लग रहा है, ओके, कि ये हमारे संविधान का मुख्य प्रयोजन नहीं हो सकता कि कानून बनाने के लिए ये बनाया गया है। ओके, सो यस, कानून बनाने की प्रक्रिया हमारे संविधान में दी गई है, पर क्या ये उसका मुख्य प्रयोजन है? ओके, इसके लिए मैं चारों स्टेटमेंट्स पहले पढ़ के लूंगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड अ गवर्नमेंट। सरकार बनाने के लिए और पॉलिटिकल ऑफिसेज बनाने के लिए इसमें प्रयोजन दिए गए हैं, इसमें जो है प्रोविजंस दिए गए हैं। ओके, सो अगेन इट इज अ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान बनाने का एक कारण है, पर क्या ये मुख्य कारण है? चलिए आके अगले दो ऑप्शंस को चेक करके देखते हैं। ओके, ऑप्शन सी कह रहे हैं डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की जो शक्ति है, सरकार के पास कितनी पावर होनी चाहिए, वो पावर को बताता है संविधान की सरकार की कितनी शक्तियां हैं और लोगों के पास कितनी शक्तियां हैं। Therefore, the word limits the powers of the government. This is looking close enough, क्योंकि हमारे इंडिया में हम क्या कहते हैं? वी हैव अ लिमिटेड गवर्नमेंट, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है? कॉन्स्टिट्यूशन अपनी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, राइट? हमने ये देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लोगों के जो पावर्स हैं, ओके, और या लोगों के जो अधिकार है उन्हें सेफगार्ड करने की कोशिश करता है। दिस इज व्हाट वी हैव रेड। ओके, अब तो ऑप्शन सी मेरे को क्लोज इनफ लग रहा है। ऑप्शन डी क्या करे? इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो हमारा डीपीएसपी वगैरह ये सारी चीजें करती है। अब ये जो चारों ऑप्शंस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के कारण है, डेफिनेटली कारण है, पर इन्होंने पूछा है मुख्य कारण क्या हो सकता है। सो देखो, संविधान बनाने का मुख्य कारण क्या था? संविधान बनाने का मुख्य कारण ये था कि लोगों के अधिकार लोगों को प्राप्त हो और वो किसी भी हाल सूरत में कोई भी लोगों से अपने अधिकार ना छीन पाए। और इसके लिए सरकार के पास एक लिमिटेड पावर होना जरूरी था। अगर सरकार ऑटोक्रेटिक बन गया, मतलब कल जाके तानाशाही अगर भारत में आ गई, तो क्या होगा? तो लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। संविधान का मुख्य प्रयोजन यह होता है कि सरकार की पावर को सीमित रखना, सरकार की पावर को लिमिटेड रखना, सो दैट क्या होगा कि लोगों के अधिकार सेफगार्ड रहे। तो मुझे लगता है कि इस आंसर का सबसे सही जवाब सी होगा, क्योंकि उन्होंने मुख्य कारण पूछा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन चारों में से कोई कारण नहीं है, चारों भी कारण है, पर सबसे मुख्य कारण मुझे सी लग रहा है। तो सी इज द मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसका सी आंसर मार्क किया होगा। सो लॉर्ड बी ने सी आंसर मार्क किया है। ओके, उसके बाद हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव मार्क्ड आंसर सी? आई गेस श्रीनिधि, मनीषा, अनामिका सबने सी मार्क किया है। सो आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट। ओके, राइट है ना? तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी मार्क किया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। ओके, चलिए सुन, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मुझे लाइव चैट में बता दीजिए, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, राइट, चलो, यस, एग्जैक्टली श्रीनिधि, रिपीटेड क्वेश्चन था, पर उसका एप्लीकेशन कुछ अलग तरीके से था। ओके, 34, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडिया, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स के जो भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस थे, ओके, राइट, उनको ओवरटर्न करने के लिए या उनको ओवरकम करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था? ऐसा ही सवाल ने हमसे पूछा है। ओके, अब पहले आप मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का आपने कौन सा आंसर सही मार्क किया है। विच ऑप्शन हैव यू मार्क्ड करेक्टली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। In which one of the following constitutional amendments was it widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of fundamental rights? तो फंडामेंटल राइट्स के जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को ओवरकम करने के लिए कौन सा चलाया गया था, ऐसा इसने पूछा है। ओके, चलिए, क्वेश्चन इज लॉजिकली फ्रेम, डेफिनेटली यार, यूपीएससी तो लॉजिकली फ्रेम तो करेगी, है ना? ओके, डांस फ्लोर डीवा कह रही है कि उसने बी मार्क किया है, लॉर्ड बी कह रहे हैं 42, मनीषा कह रही है 42, एंड डेफिनेटली, क्योंकि अब देखो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस कौन कौन से थे। एक तो आप शंकरी प्रसाद केस देख लो, उसके बाद आप गोलकनाथ केस देख लो, और उसके बाद पीक आ गया आपका केशवानंद भारती केस। ये तीनों ही केसेस में क्या किया था गवर्नमेंट ने? तीनों ही केसेस में
जुडिशियरी ने फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड इंटरप्रिटेशंस किए थे। यहाँ पे कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो, यहाँ पे कहा था नहीं कर सकते, यहाँ पे कहा था कि कर सकते हो पर इसको बेसिक स्ट्रक्चर का वाला चीज अप्लाई होगा, राइट, है ना। अब इसको इसको ओवरकम करने के लिए, अब जो केशवंत भारती केस था ये 1973 में आया था। अब इसको ओवरकम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 42nd सॉरी पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में चलाया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से क्या हो गया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से एक बहुत ही अच्छी चीज हुई। वो चीज क्या थी, वो चीज ये थी कि वो इनफैक्ट क्या चीज थी कि जो जुडिशरी का पावर था, ओके, जुडिशरी का जो पावर था टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो छीन लिया गया था, राइट, है ना, राइट। सो देयरफॉर 42nd अमेंडमेंट एक्ट मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए था। आई होप आप सभी लोगों ने इसका 42nd अमेंडमेंट मार्क किया होगा, बिकॉज मेरे हिसाब से द क्लोज इनफ आंसर शुड बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके, राइट। मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने इसका सही आंसर मार्क किया था। देखो इसको आप एलिमिनेट कैसे कर सकते थे। फर्स्ट ऑप्शन था फर्स्ट अमेंडमेंट। अब फर्स्ट अमेंडमेंट आया 1951 में। 1951 से पहले जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस का ही हुए थे, राइट। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस 1951 से कहा ही हुए थे, तो इसको तो आप निकाल के फेंक सकते हो पहले ऑप्शन को, ऐसा मुझे लगता है। ऑप्शन सी इज 44th एंड ऑप्शन सी इज 86th। अब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों कुछ तो राइट टू एजुकेशन के बारे में कह रहा था, है ना, फीका फीका अगर याद होगा तो, है ना, राइट, है ना। तो अगर ये राइट टू एजुकेशन के बारे में कह रहा है तो इसको भी निकाल के फेंक दो, बचा 42nd और 44th में। और अगर आपको पता होगा कि 44th अमेंडमेंट का मेजर पर्पस क्या था, जो नेशनल इमरजेंसी लागू की थी आर्टिकल 352 में, उन प्रोविजंस को ओवरकम करने के लिए 44th अमेंडमेंट लाया गया था। याद है दोस्तों, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, आर्टिकल 352 में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए, राइट। तो ये वाला मेरा नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, तो मैंने इसको भी हटा दिया, तो बचता हूं मैं 42nd के साथ ही। एलिमिनेशन से भी मैं गया तो मैं बचूंगा 42nd के साथ ही, राइट। तो इसका क्लोज इनफ आंसर मेरे हिसाब से 42nd होना चाहिए, है ना। यस, सभी लोग मानते हैं। तो जितने लोगों ने 42nd मार्क किया था, मेरे हिसाब से यू आर वेरी क्लोज टू दी करेक्ट आंसर, ओके। समझ में आ रहा है दोस्तों, एवरीवन गेटिंग दिस, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप याद करिए दोस्तों कि कितने बार मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, सारे केसेस हमने कितने बार रिवाइज किए थे। ये क्वेश्चन सिर्फ उन केसेस का एप्लीकेशन था। अगर आपने ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ये वर्ड देखा, तब आपको पता होना चाहिए था कि जुडिशरी ने फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड कौन कौन से चीजें की थी, कौन कौन से केसेस आए थे, उसके बाद फाइनल क्या हुआ था, ओके, राइट। यस, वन तो लैंड रिफॉर्म्स था, वेरी गुड, यस, वेरी गुड अजय, ठीक है। चलिए, तो 34 भी अपना क्लियर हो गया सभी लोगों का, यस, 34 भी आई गेस सभी लोगों का अपना क्लियर हो गया है। चलिए आगे जाते हैं, 35th की तरफ जाते हैं। आज के क्वेश्चन पेपर का पॉलिटी में से अगर सबसे कोई आसान सवाल होगा तो यही है, ओके। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ओके, सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ तो दी है। उन्होंने पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ाते वक्त मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, इन तीनों में मैंने आपको अंतर समझाया था कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। थैंक यू डांस फ्लोर डिवा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत बड़ी कमेंट दी है। डांस फ्लोर डिवा कह रहे कि सर जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तब आपके क्लास में पढ़ाया हुआ आवाज मुझे आया, ओके, आप क्लास में पढ़ाए वॉइस आ रहा था मन ही मन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीवा, दैट मीन्स अ लॉट टू मी एज अ टीचर, ओके, कि आपने मेरे लेक्चर्स इतने ध्यान से सुने हैं और फिर आपको डायरेक्टली वो चीज़ याद आई है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, ओके, बहुत अच्छी लगी, मतलब लाइक रियली थैंकफुल। और बहुत अच्छा लगता है किसी भी टीचर को कि जब उसके स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ओके। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूछे इन्होंने। अब नेशनल लॉ कमीशन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, निकाल दो इसको। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, निकाल दो। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट, तो ये भी निकाल दो। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, पर हम सभी ने 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हम सभी ने 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ओके,
ओके राइट। सो अगर आपने 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 338 बी के अनुसार इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन 1 तो डेफिनेटली करेक्ट है, ऑप्शन 1 तो मेरा डेफिनेटली करेक्ट है, और बाकी नहीं है, तो मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन ए होगा। आप में से आई गेस मोस्ट ऑफ यू ऑल माइट हैव मार्क्ड ऑप्शन ए, राइट? यस विराट एंड अनुष्का। चलो, सो आई होप ये सवाल आसान था, राइट? ये वाला सवाल आसान था, इसमें कुछ ज्यादा कुछ था नहीं। ये सवाल आप बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते थे, राइट? है ना? ओके, राइट? तो इसमें कुछ ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं थी इस सवाल में। ओके, ठीक है। चलो, बहुत ही आसान सवाल था। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, एग्जैक्टली बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी, है ना? आपको पता होगा, ये सारी चीजें हमने क्लासेस में डिस्कस की है। ओके, आते हैं नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल जो है, ओके, अगला ये वाला जो सवाल है, ये सवाल हमने, या इस सवाल की रिलेटेड जो थियरी है, हमने कई दफा उसको हमारे क्लासेस में कवर किया है। ओके, राइट? है ना? अब इस क्वेश्चन को पढ़ के लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनसे पहले पूछा है दोस्तों। देखो दोस्तों, आज जब मैंने ये कमेंट्स पढ़ रहा था कि पेपर कैसा था, तो लोगों ने कहा कि सर एलिमिनेशन टेक्निक को ही यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक को एलिमिनेट किया है, पर अगर आपको आपके नॉलेज के ऊपर भरोसा है तो आप ये ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स, आप ये स्टेटमेंट्स को भी एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, उसके बारे में देखेंगे। ओके, अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all the acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of the President before the date of the decision become invalid. मतलब अब इस स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, तो उस प्रेसिडेंट ने जब तक नल एंड वॉइड इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता, तब तक जो भी निर्णय लिए, उन सारे निर्णय को इनवैलिड ठहराया जाएगा। क्या लगता है, ये स्टेटमेंट सही है? ओके, क्या लगता है, ये स्टेटमेंट क्या है? ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? प्राइमा फेसी अगर मैं देखूं, प्राइमा फेसी ये क्वेश्चन ग्रुप में डिस्कस हुआ है, राइट? एग्जैक्टली। ओके, ओके, है ना? अब ये जो है, ये इनवैलिड होते क्या? नहीं जी, जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस में है, तब तक उन्होंने जो भी निर्णय लिए, जो भी डिसीजंस लिए, वो वैलिड ही होते हैं, है ना? तो इसको तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। ओके, कहा गया है आपका, मतलब यू कैन एलिमिनेट इजीली, राइट? राइट, है ना? आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, है ना? यू टोल्ड दिस इन क्लास। देखो, श्रीनिधि को ये सारी चीजें याद आ रही है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दीज स्टूडेंट्स जो आए और यहाँ पे बता रहे कि वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स इन द क्लास, राइट? ये चीज को कितने बार तो डिस्कस किया था हमने, है ना? सेकेंड इज व्हाट? इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड on the grounds that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमने क्या सुना था? किसी भी हाल सूरत में ये वाले इसमें अगर कोई भी स्टेट में कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो ऐसे केस में क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन को आप पोस्टपोन करोगे क्या? नहीं। हमने देखा था द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट, है ना? कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इस ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते कि जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो इनकम्प्लीट था, है ना? राइट, राइट। सो ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ओके, सो दो तो गलत हो गए। तीसरा स्टेटमेंट क्या देखो? When a bill is presented to the President of India, the Constitution, इसको आपने अंडरलाइन करना ही था, the Constitution prescribes the time limits within which he or she has to declare his assent. मतलब प्रेसिडेंट को टाइम बाउंड कर दिया आपने कि आपको इतने टाइम में ही आपकी असेंट दर्शानी है। दोस्तों, टाइम पीरियड बाउंड है क्या प्रेसिडेंट? तो अगर प्रेसिडेंट के पास, जरा सोचो, लॉजिकली सोचो, अगर प्रेसिडेंट के पास टाइम लिमिट है, तो प्रेसिडेंट के वीटो पावर क्या काम के? Why does he have the absolute veto? क्यों है absolute veto? जब उसको किसी भी बिल को पास नहीं करवाना है, he uses absolute veto। मतलब ही क्या? मतलब उसके पास कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, लॉजिक लगाना था बस। क्वेश्चंस बहुत आसान थे, राइट? एग्जैक्टली, राइट, है ना? थैंक यू जी, थैंक यू जसवीर सिंह जी,
ओके, जसवीर सिंह जी थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। उन्होंने कहा कि सत श्री अकाल सर जी, थैंक यू सर, आपके क्लासेस बहुत काम आए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दीज स्टूडेंट्स, राइट। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि लाइक एज अ टीचर आई फील वेरी वेरी नाइस कि माई क्लासेस वर हेल्पफुल टू यू ऑल। ओके, है ना। सो अगर आपने देखा होगा, देखो एप्लीकेशन है आपके कंसेप्ट का। यूपीएससी का काम ही आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछना, पर आपके अगर कंसेप्ट ठीक है तो आप इसमें फंसोगे नहीं, ये भी आप गलत ही मार्क करोगे कि टाइम लिमिट तो दी ही नहीं है कहीं, प्रेसिडेंट जितना टाइम चाहे उतना टाइम ले सकता है, राइट। ओके, तीनों स्टेटमेंट्स गलत है। इन्होंने पूछा विच ऑफ द अबव करेक्ट, नन ऑफ द अबव करेक्ट, मार्क करो ऑप्शन डी। कहां पर यूपीएससी ने आपसे आपकी एलिमिनेशन टेक्निक छीन ली है भाई। अगर यूपीएससी कह रहा है अगर आपके पास नॉलेज है तो आप करो सही। अगर आपने कोई लॉजिक लगाया कि 1 and 2, 2 and 3, तो वो तो थुक्काबाजी हो गई ना। यहाँ पे आपका नॉलेज काम आ रहा है, राइट। सो every one of you all who has marked none of the option D as correct, ये आपका सही जवाब है। ओके, इट इज योर करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ओके, सो आई होप, ओके ओके, ठीक है, फाइन। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्स के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, अब मुझे आप, अगर आपको वापस में मतलब वापस अगर आपको पता होगा, आज भी मेरा वीडियो जाके देखिए, जो भी बिल्स वाला वीडियो है उसमें मैंने एक टेबल बना के दिया आपको। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ऐसा मेरा टेबल है मेरे क्लासेस में। ओके, और उस एक टेबल में मैंने आपको सारे बिल समझा दिए कि कौन से बिल को जॉइंट सिटिंग लगती है, कौन से बिल को प्रेसिडेंट का प्रीवियस असेंट लगता है, कौन से बिल में राज्यसभा पार्टिसिपेट नहीं करती, सारी चीजें हमने उस टेबल में की थी। ओके, राइट। अगर आप लोगों को पता होगा दैट वी हैव डन दिस पर्टिकुलर टेबल। अब ये टेबल, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल। ठीक है, चलो कंसिडर करते हैं। ओके, क्या स्टेटमेंट है पहला, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ओके, फाइनेंस बिल मुझे पता है आर्टिकल 117 के तहत दो प्रकार के फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और क्लॉज 3 में दिए गए हैं। पर क्वेश्चन ने मुझे कोई भी कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 नहीं पूछा है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन जो है, ओके, बट सर एलिमिनेट वाला कम सोचा था, बट नहीं कर हो आसान हो गया। ओके, मेरे एंड तुम्हारे में बस इतना ही डिफरेंस था कि तुम एग्जाम हॉल में थे एंड मैं घर पे, प्रेशर मुझे भी था। ओके ठीक है, ओके चलो कोई नहीं, लेट्स सॉल्व दिस। ओके, अब फाइनेंस बिल और कौन सा बिल है, फाइनेंस बिल में क्या है, फाइनेंस बिल और मनी बिल में दो प्रकार के सिमिलैरिटीज है। वो दो प्रकार के सिमिलैरिटीज क्या है कि फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के प्रीवियस असेंट से ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये दो ही प्रॉपर्टीज है फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 के जो मनी बिल के साथ मैच करती है। बाकी सारे एस्पेक्ट्स में फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 जो है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल के तरह ही होता है। याद है मेरा स्टेटमेंट आपको? ओके, राइट। So when a Lok Sabha transmits a finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. Obviously it can. Okay, so मेरे हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, मेरे हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, कि जब भी फाइनेंस बिल लोकसभा राज्यसभा को भेजती है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकती है, अमेंड कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका रीजन आपको बता दिया कि फाइनेंस बिल और मनी बिल में सिर्फ दो सिमिलैरिटीज है कि प्रेसिडेंट के प्रीवियस परमिशन से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और दूसरा इज कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। ओके, राइट, ओके फाइन। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल, देखो आप मनी बिल के बारे में बात कर रही है, व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। आर्टिकल 110 को याद कीजिए, आर्टिकल 110 को याद कीजिए, प्लीज रिमेंबर आर्टिकल 110। व्हाट डज आर्टिकल 110 से? आर्टिकल 110 क्या कहता है कि मनी बिल के रिलेटेड राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर्स है। पहली पावर कि वो उसको अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, और दूसरी पावर कि 14 दिनों के अंदर अंदर ट्रांसमिट करना होता है, राइट।
तो 14 डेज वाला एक भी एक क्लॉज था और ये वाला भी क्लॉज है कि इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। तो मेरे हिसाब से सेकंड वाला भी सही है। ओके, मेरे हिसाब से सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर यदि कोई डिसएग्रीमेंट है, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल। तो अगर मनी बिल के रिलेटेड कोई दोनों हाउसेस के बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो जॉइंट सिटिंग नहीं की जा सकती, ये मुझे पता है, राइट, कि मनी बिल के रिलेटेड जॉइंट सिटिंग नहीं की जा सकती, वी नो दिस। बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल, और फाइनेंस बिल के को पास करने के लिए जॉइंट सिटिंग हो सकती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही है। ओके, इसमें क्या गलत है? तो अगर मैंने ठीक से पढ़ा है तो मेरा सबसे सही आंसर होगा ऑल थ्री, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट मुझे प्राइमा फेसी सही लग रहे हैं। ओके, क्या आंसर मार्क किया था लोगों ने यहां पर? क्या आंसर मार्क किया था यहाँ पे लोगों ने? यस गाइस, कौन सा आंसर मार्क किया था आप लोगों ने? यस, एक बार बता दीजिए दोस्तों, क्या आंसर मार्क किया था, तो मुझे भी पता चलेगा, है ना? व्हाट वाज द आंसर दैट यू मार्क्ड? एवरीवन गेटिंग कि क्यों ऑप्शन सी, मतलब ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आंसर क्यों होना चाहिए था इस क्वेश्चन का? चलो जसवीर, लॉर्ड बी, श्रीनिधि, क्या आपको समझ में आया ये पर्टिकुलर क्वेश्चन? ओके ठीक है, तो गलत इंटर, ओके चलो, अब्दुल हफीज भी जी, अब्दुल हफीज भी आ गए हैं। अब्दुल, आपका पेपर कैसा था एक बार मुझे बता दीजिए लाइव चैट में, हाउ वाज योर पेपर? पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? ओके, चलिए, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 37। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, कि अगर किसी भी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व नोटिफाई किया तो क्या हो सकता है? अब ये क्वेश्चन वैसे है तो आपके इकोलॉजी सेक्शन से, पर इसको कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। ओके फाइन, कोई बात नहीं, अगर गलत मार्क किया तो यू कैन ऑलवेज अपग्रेड योरसेल्फ, राइट? अब कम्युनिटी रिजर्व, अगर किसी भी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व मार्क किया तो इसका उसके परिणाम क्या होंगे? ओके ओके, चलो, तो श्रीनिधि क्या कह रही है? पॉलिटी गुड था, ओके ठीक है। अब वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, तो उसका क्या मतलब होगा? ऑप्शन वन कह रहा है द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नहीं होता दोस्तों, कम्युनिटी रिजर्व। तो कम्युनिटी रिजर्व क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो कम्युनिटी होती है, ओके, जो समुदाय होता है, वो समुदाय उस पर्टिकुलर रिजर्व की रखवाली करेगा। मतलब जिस फॉरेस्ट को दिया जाएगा, उस वो जो जिस कम्युनिटी को वो रिजर्व दिया जाएगा, वही कम्युनिटी उसका देखभाल करेगी, उसका उसका प्रोटेक्शन करेगी। दोस्तों, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ओके, अब हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, किसी भी कम्युनिटी रिजर्व में हंटिंग क्यों ही अलाउड होगा? इसलिए तो उसको कम्युनिटी रिजर्व बनाया, राइट, ताकि वहां पे किसी भी प्रकार की हंटिंग, शिकार ना हो सके, राइट? ओके, सो ये भी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कम्युनिटी रिजर्व के जो लोग हैं, वो लोग वहां से नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हैं क्या? जी हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि वहाँ के लोग उस एरिया में जो रह रहे हैं, वहाँ पे वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो करेक्ट। इन्होंने पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 3 सही है। सो मैं ऑप्शन सी जो है वो मेरे हिसाब से सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके ओके, सो क्या होगा? ऑप्शन सी जो है ये सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्या आप लोगों को ये समझ में आया है? इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? यस और नो? इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? Is everyone clear on this question? Yes.
दोस्तों सभी लोगों को ये समझ में आया है? वाई मोस्ट करेक्ट आंसर विल बी ओनली 3। ओके राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं अब। विथ रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरिया इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, विथ रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति की। अगर आप लोगों ने 5th शेड्यूल को ढंग से पढ़ा होगा तो 5th शेड्यूल में ये चीज लिखी हुई है, राइट? इन द 5th शेड्यूल इट इज मेंशन्ड दैट कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने की, राइट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मुझे करेक्ट लग रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज अ डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ओके, तो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट होता है और जो लोवेस्ट होता है वो एक ब्लॉक होता है इन अ शेड्यूल्ड एरिया। ओके, अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है? The chief ministers of the concerned states are required to submit an annual report to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in the state। अब मुझे बताओ ये चीफ मिनिस्टर रिपोर्ट सबमिट करता है या गवर्नर रिपोर्ट सबमिट करता है? रिपोर्ट सबमिट करने का काम किसका है? चीफ मिनिस्टर का है या गवर्नर का है? तुरंत बताइए मुझे। रिपोर्ट सबमिट करने का काम किसका है? गवर्नर का है या फिर आपके चीफ मिनिस्टर का है? एनीवन? गवर्नर का होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है? गवर्नर का होता है, राइट? हमने ये पढ़ा था। तो 1 and 2 इज करेक्ट, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो मैं ऑप्शन बी जो है वो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर होगा, राइट? राइट, यस, गवर्नर का होता है। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड अनामिका, राइट है ना? तो ये भी सवाल जो था वो आसान था। यहाँ पे आप कहाँ फंस सकते थे? आप सेकंड ऑप्शन में फंस सकते थे, जहां पे अगर आप ओवर थिंक करोगे तो ही आप फंसोगे, वरना इतना कोई फंसने वाला क्वेश्चन नहीं था ये। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। ओके, अब देखो ये वापस दिस स्टेटमेंट इज, ये जो सवाल है वो बहुत आसान है। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? देखो सवाल कह रहा है स्टेटमेंट 1, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ जजमेंट्स में ये कहा है दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो एम्प्लॉयमेंट में कुछ रिजर्वेशंस के बारे में बात करता है। तो जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में जो रिजर्वेशंस की बात की है, ओके, दैट वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो, पहला स्टेटमेंट मुझे नहीं पता है। ठीक है, सपोज करो, अज्यूम। ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो दोस्तों, जब भी हमने पॉलिटी को पढ़ा है, व्हेनेवर वी हैव स्टडीड पॉलिटी, वन थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज इज कि संविधान ने बहुत सारे टर्म्स को मेंशन जरूर किया है, पर उसकी परिभाषा, उसका डेफिनेशन जो है वो नहीं दिया है। फॉर इंस्टेंस माइनॉरिटी को मेंशन किया है पर माइनॉरिटी का डेफिनेशन नहीं दिया है। ओके, रिजर्वेशंस को मेंशन किया है, उसका डेफिनेशन नहीं दिया। वही चीज तो अगर आप वो लॉजिक लगाते, अगर आपको वो याद आता मैंने कहा हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है 90% ऐसा होगा ही कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस टर्म को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। तो इसके लिए आप इसको गलत मार्क कर सकते थे। अब सपोज आपने इसको गलत मार्क किया तो विच मीन्स व्हाट? सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, इसको निकाल दो। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, इसको भी निकाल दो। सी कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये हो सकता है। डी कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है क्या? जी नहीं, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है, तो मैं ऑप्शन सी को मार्क करूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है एवरीवन? आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस? यस एवरीवन? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? चलिए एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए, क्या सभी लोगों को ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये सवाल कितने लोगों ने इसका ऑप्शन सी मार्क किया था? मनीषा ने मार्क किया है, श्रीनिधि ने मार्क किया है, वेरी गुड। ओके ओके, जसवीर ने मार्क किया है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ओके, चलो अब ये भी है जो है, ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि कंफ्यूजिंग सवाल था। ओके,
ओके ये जो सवाल थे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, देखते हैं सवाल को कैसे डील करेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके याद करो, अगर आपको इतना भी याद आएगा, मुझे बताओ आर्टिकल 356, ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था, प्रेसिडेंस रूल जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको कहा था कि जो प्रेसिडेंस रूल है वो दो शर्तों के ऊपर लगता है, वो दो कंडीशंस में आप 356 को लगा सकते हो। वो दो कंडीशंस कहाँ दी गई है? वो दो कंडीशंस दी गई है, एक तो आपका आर्टिकल 355 में और एक दी गई है आपके आर्टिकल 365 में। ये दो आर्टिकल्स हैं, ओके ये दो आर्टिकल्स हैं जहां पर ये कहा गया है कि आप कौन से ग्राउंड्स के ऊपर आर्टिकल 356 लगा सकते हो। ओके इतना फीका फीका याद आ रहा है? ओके राइट। अब आर्टिकल 355 क्या कह रहा है? आर्टिकल 355 ये कहता है कि मुझे इतना भी याद है कि मैंने आपको इसका हिंदी अनुवाद भी कहा बताया था। मैंने ये कहा था कि ये केंद्र सरकार का दायित्व है कि वो राज्य सरकार को इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए रखें। ओके इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। यस है ना? राइट सो इसके लिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये मुझे सही लग रहा है। ओके आई एम कंसिडरिंग दिस एज करेक्ट। ओके अब ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? इट इज एग्जेम्प्टिंग। ओके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब सपोज करो कि ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताया गया है, ये इतना मुझे पता है, राइट। इसके अलावा मुझे पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाता है, राइट। हमारे संविधान में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी भी बंदे को गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया है तो उसको किसी भी प्रकार की लीगल काउंसिल की मदद, मतलब उसको उसे किसी भी प्रकार की जो लॉयर होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, जो वकील होता है जो आपका केस लड़ता है, स्टेट जो है वो किसी भी प्रकार का वकील उसको प्रोवाइड नहीं करेगा, ऐसे स्टेटमेंट कह रहा है। तो अगर मुझे इतना पता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जा रहा है, मुझे इतना पता है कि ठीक है, ओके मुझे अगर इतना पता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इस स्टेटमेंट को गलत मार्क करूंगा कि जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है कि अगर किसी भी बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत भी रखा है तब भी उसको लीगल काउंसिल की मदद मिलनी चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना सभी लोग? एवरीवन? यस और नो? पीपल आर वी गेटिंग दिस? यस एग्जैक्टली मनीषा सिंह प्रोवाइड करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो मैंने सेकंड स्टेटमेंट को गलत किया क्योंकि यहाँ पे एग्जेम्प्ट वर्ड लिखा था। ओके है ना? वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड अनामिका, नाइस। थर्ड स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ 2002 कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। अब पोटा जो था प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002, इसमें एक बहुत ही आप कह सकते हो एक बहुत ही ईविल प्रोविजन था। वो ये था कि अगर किसी भी व्यक्ति ने पुलिस कस्टडी में अपना बयान दिया है तो उसे कोर्ट में एडमिसिबल बनाया जाता था। अगर सपोज करो कि मेरे ऊपर पोटा के खिलाफ चार्जेस लगे हैं और अगर मैं कि कोर्ट और अगर पुलिस ने मुझसे मार के थर्ड डिग्री देके मुझसे कुछ स्टेटमेंट उगलवाया तो वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज इट वॉज एडमिसिबल इन द कोर्ट। हालांकि ये एक्ट अभी नहीं रही है, पर तब जब ये एक्ट थी तब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट था। तो ऑब्वियसली आपका जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो यहाँ पे वापस वायलेट हो रहा था। सो ये दो स्टेटमेंट्स गलत है मेरे हिसाब से। इन्होंने पूछा विच ऑफ द अबव, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली वन इज करेक्ट मेरे हिसाब से। ओके राइट, ठीक है। सो 77 का जो आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। यस ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? आई होप सो, राइट। ओके ठीक है, चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पॉलिटी से आया था। ओके चलो, आई गेस श्रीनिधि वगैरह आप बता सकते हो कि आपने कौन सा आंसर मार्क किया है। ओके चलो,
अब ये क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कुछ उन्होंने हमें विधान दिए, वो हमें कंसिडर करने हैं। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा या राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ओके, और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। मुझे बताओ, हमने जब राष्ट्रपति के चुनाव का इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ा था, तब उसमें हमने ये डेफिनेटली पढ़ा था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को आप राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने को नहीं दे सकते हो, राइट? तो इन्होंने लिखा कि दे आर एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। तो नहीं जी, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग, इसको तो हटा ही दीजिए। ओके, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, राइट? ओके, अब नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, देखो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें कोई भी आपको अगर कंफ्यूजन लगा है तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। आपने आपके स्कूल टाइम में बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा, राइट? आपने आपके स्कूल टाइम में बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा। ओके, अब उस मैथ्स को यहाँ पे अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए का फॉर्मूला क्या था, वो मुझे बताएंगे प्लीज? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए का फॉर्मूला क्या था? टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, उस राज्य का जितना भी पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज इन दैट पर्टिकुलर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था हमने वैल्यू वोट ऑफ ईच एमएलए का, ऐसा कुछ फॉर्म, राइट? वैल्यू वोट ऑफ ईच एमएलए का ऐसा मैंने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ या ना? हाँ या ना दोस्तों? चलो, अंजलि जी, अजय, अनामिका, मनीषा, ऐसा कुछ फॉर्मूला था या नहीं था? ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ये फॉर्मूला मैंने समझाया भी था कि 1/1000 को क्यों किया जाता है, वो 1/1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें हमने क्लास में की थी, है ना? ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है? हाँ या ना तो बता दीजिए राइस, यस और नो? चलो, ओके, यस अनामिका, वेरी गुड। ओके, अब ये फॉर्मूला है, मुझे ये फॉर्मूला पता है क्योंकि मैंने पॉलिटी का अच्छे से स्टडी किया है। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्टेड मेंबर्स की सीट होगी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी एमएलए के वोट की, ठीक है? मैं अभी यही चीज जो है मैं इस फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा। इस फॉर्मूला में इलेक्टेड एमएलएज डिनोमिनेटर में है, राइट? अब ये फॉर्मूला किसका है? वैल्यू ऑफ वोट्स का है, राइट? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, है ना, इसका फॉर्मूला है। विच मीन्स दैट कि एमएलए के एक वैल्यू का वोट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्टेड एमएलएज। यस और नो? आपने सीसैट में भी पढ़ा होगा, पढ़ाई की होगी, ये रिलेशन निकलता है कि एमएलए का जो एक वोट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्टेड नंबर ऑफ एमएलएज इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, राइट? विच मीन्स व्हाट कि अगर नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज मतलब सीट्स अगर इधर बढ़ेगी तो वैल्यू वोट कम होगी, हाँ या ना? हाँ या ना दोस्तों? कम ऑन एवरीवन, लॉजिक, कंप्लीट लॉजिक, देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस हियर। ओके, ओके, तो क्या मैंने जो ये लिखा है, ओके, ये जो मैंने रिलेशन बनाया है, क्या ये रिलेशन सही है कि क्या जब जब इलेक्टेड एमएलएस की सीट बढ़ेंगी तो एमएलएस का वैल्यू ऑफ वोट कम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस और नो? है ना? है कि नहीं दोस्तों? एनीवन इन द क्लास जिसको चीजें समझ में आ रही है, या है ना? ठीक है, सो अब इधर लिखा है कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। इसको मैं गलत मार्क करूंगा, राइट? ये मेरा ऑप्शन हो गया गलत। ओके, सो नाउ इवन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, तो अब ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है ना? ओके, ओके, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है, देखो, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला।
अब मैंने तो कोई टेबल लर्न नहीं किया ना, सारे 28 राज्यों के वैल्यू ऑफ वोट्स क्या है और सारे को याद रखो, राइट। और यूपीएससी आपसे चाहता भी नहीं है कि आप सारे याद रखो, यूपीएससी को पता है कि आपको ये फॉर्मूला याद है। अब पॉपुलेशन के बीच में और वैल्यू ऑफ वोट्स के बीच में मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि वैल्यू वोट ऑफ ईच एमएलए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। उस राज्य का जो पॉपुलेशन होगा, तो द वैल्यू वोट ऑफ ईच एमएलए इज, ओके ओके, वैल्यू वोट ऑफ एमएलए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। मतलब क्या, मतलब ये बहुत आसान मतलब है इसका। इसका मतलब क्या निकलता है दोस्तों, इसका मतलब ये निकलता है कि जब जब मेरी पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वैल्यू ऑफ वोट बढ़ेगा, हाँ या ना। जब जैसे जैसे मेरी पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा वैल्यू वोट बढ़ेगा, ओके, राइट, ओके। तो अगर मेरा पॉपुलेशन बढ़ता है तो वैल्यू वोट भी बढ़ेगी, इतना मुझे पता है। अब नॉर्मली मध्य प्रदेश की ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी या केरला की ज्यादा रहेगी? स्टेट को देखो, मध्य प्रदेश बड़ा स्टेट है, केरला कंपैरेटिवली एरिया में छोटा है, तो मध्य प्रदेश में ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी या केरला में ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी? पॉपुलेशन कौन से राज्य में ज्यादा रहेगी, क्विकली बताइए मुझे। पॉपुलेशन जो है ये कौन से स्टेट में ज्यादा होगी, मध्य प्रदेश में ज्यादा होगी या केरला में ज्यादा होगी? आपको कहीं पर भी सेंसस का डेटा याद नहीं करना है, बेसिकली मुझे एरिया मैप याद है इंडिया का, ओके। तो पॉपुलेशन कहां पे ज्यादा होगी, मध्य प्रदेश में ज्यादा होगी या केरला में ज्यादा होगी? पॉपुलेशन कहां ज्यादा होगी दोस्तों? देखो मैं लॉजिक सवाल पूछ रहा हूं, कहीं पर भी मैं आपको ये, कहीं पर भी आपको रटे हुए चीजें नहीं पूछ रहा हूं, ओके। लॉजिक आपका पता होना चाहिए। एमपी में सब कह रहे, राइट, एवरीवन सेज कि एमपी में ज्यादा होगी, कहा गया वो क्वेश्चन, हाँ, सब लोग कह रहे हैं एमपी में ज्यादा होगी, तो वैल्यू वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला, मुझे प्राइमा फेसी सही लग रहा है। प्राइमा फेसी क्या मैं कह सकता हूँ कि ये ऑप्शन सही है, हाँ या ना? प्राइमा फेसी में ये कहूंगा कि ऑप्शन जो ये बिल्कुल सही है, राइट, आई विल से दैट द ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, ओके। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द वैल्यू वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब वापस वैल्यू वोट कैसे बढ़ेगा, जब आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वैल्यू वोट बढ़ेगा, राइट। So value vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of the total population to the total number of elective seats, मतलब ये जो रेशियो है in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है कि नहीं? है जी बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश एक बड़ा राज्य है, राइट। सो अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन इतनी, सीट्स इतने, पुडुचेरी की पॉपुलेशन इतनी सी, सीट्स उससे भी कम, तो रेशियो किसका ज्यादा होगा? रेशियो अरुणाचल प्रदेश का ज्यादा होगा कि नहीं होगा, राइट, राइट। सो द वैल्यू वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। प्राइमा फेसी मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? मेरे हिसाब से सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है और मैं इसका आंसर ऑप्शन ए 1 ओनली मार्क करके आता था। कहीं पर भी मुझे पढ़ने की जरूरत थी, कहीं पर भी मुझे घबरा जाने की जरूरत थी एग्जाम में नहीं, मुझे सिर्फ इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए था और बेसिक मैथ्स मेरे को अप्लाई करना था। बेसिक मैथ्स, बेसिक कॉमन सेंस और थोड़ा सा नॉलेज, इस ये रेसिपी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, राइट। सो द क्वेश्चन वाज वेरी वेरी सिंपल, आपको सिर्फ पैनिक नहीं होना था एग्जाम में, आपको सिर्फ पैनिक नहीं होना था, बाकी आई थिंक द क्वेश्चन वाज डुएबल, ओके, है ना, ठीक है, राइट। कहीं पर भी रटने की जरूरत थी पॉलिटी को? नहीं जी, सिर्फ पॉलिटी को अप्लाई करने की जरूरत थी, जो फॉर्मूला सीखा था उसको बस अप्लाई करने की जरूरत थी और बेसिक इंडिया का मैप पता होना चाहिए था, दैट्स इट, है ना, राइट, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है वापस एंड सिंपल क्वेश्चन, बट इसका तो इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए था, ओके, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ 2002। अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ 2002 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm बाय 400 mm। अब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यूजुअली कोई पढ़ता नहीं है, यूजुअली कह रहा हूं, ठीक है, यूजुअली फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कोई पढ़ता है नहीं, ठीक है, बट
अगर आपने न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे तो इंडियन एक्सप्रेस के जो एक्सप्लेन वाले सेक्शंस आते हैं उसमें एक आध बार ये आर्टिकल आया था, ओके, जहाँ पे सारी चीज़ें दी गई थी और ये भी बताया गया था कि इंडियन फ्लैग की जो विड्थ टू हाइट रेशियो है, मतलब लेंथ ओके टू हाइट, ये वाला जो रेशियो ये हमेशा 3:2 होना चाहिए, ओके। तो ये स्टेटमेंट सही है, ओके, ये स्टेटमेंट वैसे देखा जाए तो सही है, ओके। अब 300 mm टू 400 mm, इसको ये 3:2 रेशियो में बैठता है क्या, देखते हैं हम। 600 डिवाइडेड बाई 400, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 3:2 के रेशियो में बैठ रहा है, ओके ओके, राइट, ओके, फाइन। सही है यहां तक, एवरीवन विथ मी? ठीक है, सो वापस लॉजिक के हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ओके। बट अगर मैं होता तो मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे यही नहीं, अगर मुझे ये नहीं पता कि रेशियो सही इतना 3:2 है या 2:3 है या कुछ ज़्यादा या कुछ कम है, इट सेफर साइड वाज टू लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि राइट, सेफर साइड वाज टू लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, ओके, क्योंकि इतना कोई नहीं पढ़ता है, राइट, इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि सारी चीज़ों को पढ़ के आओ, ओके। मेरे लिए कहना आसान है, ओके, क्योंकि मैं एग्जाम हॉल में था नहीं, है ना, बाहर आके मुझे आई कैन से दीज थिंग्स, बट गिवन द सिचुएशन कि आप एग्जाम हॉल में हो, राइट, ये सारी चीज़ों को याद रखना, पता होना लॉजिकली बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो द बेस्ट थिंग वॉज टू लीव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब, ओके। अब ये क्वेश्चन जो था वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस, ये वाला जो क्वेश्चन था इट वाज वन ऑफ द ओके इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमॉन्ग सिटीजंस। आपको पता होगा कि 2015 से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया था। कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 26 ऑफ नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, द कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ नवंबर एवरी ईयर, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप। यहीं पे आपने स्टेटमेंट 2 को एलिमिनेट करना चाहा था, क्योंकि आपको पता है जब आपका प्रियम्बल आपको ये कह रहा है कि 26 नवंबर ऑफ 1949 वी डू हियरबाय अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ इस तारीख को, तो उस तारीख को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे सेट हो सकती है, यहीं पे आप उसको एलिमिनेट करो, ओके, राइट। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, कहां पे गए, ऑप्शन सी में इसको करेक्ट मार्क करूंगा, राइट। सबसे आसान सवाल आज के एग्जाम का, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 85, ओके, राइट, ओके, ठीक है। चलिए, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 85 इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू, ये थे आज के हमारे पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चंस पता चल गए होंगे, राइट। आई होप मोस्ट ऑफ यू ऑल माइट हैव अंडरस्टूड दीस क्वेश्चंस। नाउ अब क्या करेंगे, क्विकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। देखते कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का कैसे आंसर्स होना चाहिए थे या क्या आंसर्स होने चाहिए थे, ओके, ठीक है। चलो, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो था वो था जननी सुरक्षा योजना के ऊपर, ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन करंट अफेयर्स वाज ऑन जननी सुरक्षा योजना, ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट. Its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor and pregnant women. It aims to promote institutional delivery among poor and pregnant women. And option 4 is its objective includes providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age. ये स्टेटमेंट गलत था, ओके। बाकी जो पहले 3 स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है। इसके लिए मेरे हिसाब से ऑप्शन से इसका सबसे नजदीक वाला आंसर होना चाहिए था, ओके, ओके, राइट, ठीक है। अनामिका 9 क्वेश्चंस नहीं हुए, ज्यादा क्वेश्चंस हो गए हमारे, है ना। आई गेस 13-14 के आसपास हमने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब, ओके। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपॉन
अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी. ओके, राइट. अब इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी, ये वाला जो था ऑन नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ अनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस, ये स्टेटमेंट आपका गलत था. बाकी तीनों जो ऑप्शंस थे वो अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी के तहत सही थे. इसके लिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा. ओके, राइट. ठीक है, इसके लिए ऑप्शन सी इसका गलत सही जवाब होगा. नहीं जी, मनीषा जी, जो इसका जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ओके, अप टू 1 ईयर ऑफ एज, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो जननी सुरक्षा योजना है इसके नाम में ही जननी है, राइट. सो माँ के लिए ये पर्टिकुलर योजना है फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, सेफ डिलीवरीज, है ना, इन सारी चीज़ों के लिए ये योजना दी गई है. ओके, राइट. चलो, उसके बाद अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब इस क्वेश्चन में जो दोनों ही स्टेटमेंट्स है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट दिए गए हैं. क्यों? क्योंकि अग्नि 5 जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ब्रह्मोस जो है वो मीडियम रेंज है. सो ब्रह्मोस वाला आएगा मीडियम रेंज और अग्नि 5 आएगी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. सो स्टेटमेंट 2 गलत है. स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स. तो जी थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स नहीं होती है. बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना, जो जब तक उसको थ्रस्ट चाहिए तब तक ही वो जेट प्रोपेल्ड होती है. एक बार उसको थ्रस्ट मिल गया तब वो अपने आप जाती है. ओके, राइट, फाइन. ओके, राइट. सो इसके लिए दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इन्होंने पूछा विच ऑफ द अबव करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट. ऑप्शन डी जो है इस स्टेटमेंट का सही जवाब होगा बिकॉज बोथ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. ठीक है, ओके, बोथ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. Okay, now let us move on to the next question. Next question ये कह रहा है कि which one of the following countries has been suffering from decades of civil state and food shortages and was in news in the recent past for its very severe famine. तो इसका आंसर ऑप्शन डी है जो आपको नहीं दिख रहा होगा, सोमालिया. ओके, तो सोमालिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, क्योंकि सोमालिया न्यूज में भी था क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी फमाइन हुई है, खाने का अभाव है वहाँ पे. ओके, सो सोमालिया वॉज इन न्यूज और ये आपको पता होना चाहिए था. ओके, so this was question number 78. Now let's move on to the next question. Okay, is everyone getting? Yes, very good, Manisha. Somalia was the correct answer, option number D. 87 स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल. ये स्टेटमेंट सही है कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को ईयू और यूएसए ने लॉन्च किया है. पर स्टेटमेंट 2 गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है ये किस चीज के लिए है कि ये दोनों यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच में जो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड है, इस ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये टेक्नोलॉजी काउंसिल को लॉन्च किया गया है. इसमें नाम ही जो है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी. तो जो यूएस और ईयू के बीच में जो ट्रांस अटलांटिक जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसको बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए गलत क्योंकि इसने कहा कि यूएस एंड ईयू क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर द काउंसिल. ये स्टेटमेंट गलत है. इसके लिए ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा. ओके, सॉरी, नॉट ऑप्शन सी. अभी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. ओके, हाँ, यस मनीषा, सेकंड इसका कंफ्यूजिंग था, डेफिनेटली कंफ्यूजिंग था. पर यू शुड हैव स्टडीड दिस इन करंट अफेयर्स. अगर नहीं पढ़ा है करंट अफेयर्स में तो मैं वही कहूंगा कि द बेस्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन वाज टू लीव इट. ओके, राइट. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. ओके, अब ये आपके रीजंस इन न्यूज वाला क्वेश्चन था. ओके, अब वापस इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते थे. ओके, पहला, नगोर्नो काराबाख रीजन ये पिछले 2 साल से न्यूज में है. क्यों न्यूज में है? क्योंकि अर्मेनिया और अजेरबाईजान के बीच में बहुत डिस्प्यूटेड रीजन है, बहुत ही मिनरल रिच रीजन था. तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है कि नगोर्नो काराबाख जो इट इज इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक, ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से गलत है. ओके, राइट. उसके बाद खेरसन एंड ज़ैपोरिज़िया, अब ये जो रीजन है ये हमेशा न्यूज में इस साल रहे क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है. तो ये भी आप हटा दो. ये दोनों स्टेटमेंट्स आपने हटा दिए, बचे आप नॉर्थ किवू एंड इतुरी में. अब नॉर्थ किवू और इतुरी आपने इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं पढ़ा होगा, पर ये न्यूज़ में बिल्कुल थे. क्यों ये न्यूज़ में थे? क्योंकि जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कॉन्गो में ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रीजन था. ओके,
तो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि ये आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में नहीं है, पर ये कॉन्गो के बीच में। पर आपको अगर इतना पता होगा कि नगोर्नो काराबाख ये आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में, तो आपने बाय डिफॉल्ट इसको गलत मार्क करना चाहिए था। ओके, और ये तीनों ही पेयर्स इनकरेक्टली मैच्ड है, इसके लिए ऑप्शन डी जो है नन ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड, ये आपका सही जवाब होगा। ओके, राइट। सो नन ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है खेरसन और ज़ैपोरिज़िया ये तो यूक्रेन रशिया, तो इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। नगोर्नो काराबाख आर्मेनिया अज़रबैजान इसको निकाल दिया। अब आर्मेनिया अज़रबैजान ऑप्शन 1 में है तो ये नहीं हो सकता, इसको भी निकाल दो। तो आपका सही जवाब होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो नन ऑफ द अबव वुड बी योर राइट आंसर। ओके, राइट। ओके, चलो अगले सवाल की तरफ जाते हैं अब। ओके, अब अगला सवाल क्या कह रहा है? Israel has established diplomatic relations with Arab states. अब मैंने, अगर आपने 2020 की एक न्यूज़ पढ़ी होगी, तो 2020 में क्या हुआ था? 2020 में इसराइल और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। ओके, और वो अग्रीमेंट क्यों साइन हुआ था? क्योंकि यूएई और इसराइल दोनों ही यूएसए के बहुत अच्छे अलाइज हैं और यूएसए को दोनों को साथ लेके चलना था। तो सऊदी अरेबिया, जो वापस यूएसए का एक बहुत अच्छा दोस्त है, सऊदी अरेबिया ने यूएई और इसराइल के बीच में एक अग्रीमेंट को साइन करवाया था। ओके, राइट। अगर आपको ये चीज पता है तो इसराइल है एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सम अरब स्टेट्स, ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है, क्योंकि सम में कौन आएगा? कुछ मतलब सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई होगी, तो सम के साथ तो एस्टैब्लिश कर दिया, राइट। इसके लिए पहला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इसराइल एंड अरब लीग। ये अभी ये जो स्टेटमेंट है, ओके, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि 2002 में अरब पीस इनिशिएटिव को साइन किया गया था। ओके, राइट। सो पर the second statement is not the correct explanation of A. Okay, right? जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ओके, इसराइल ने इस अरब पीस इनिशिएटिव से डिप्लोमेटिक रिलेशंस ने एस्टैब्लिश किए थे। ओके, सो देयरफॉर ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलो अब 95 वाला जो सवाल है, ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन जो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अब आपको पता होगा कि इंडिया में स्पोर्ट्स के फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो दिया जाता है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यहाँ पे दिया फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द लास्ट 4 ईयर्स। जी लास्ट 4 ईयर्स के लिए नहीं, जो लास्ट 1 ईयर में जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको दिया जाता है, इसलिए पहले मैंने एलिमिनेट इसको कर दिया। ओके, आई हैव एलिमिनेटेड दिस। ऑप्शन 2 अर्जुना अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन, वापस नॉट फॉर अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। अर्जुना अवार्ड इज ऐसा अवार्ड जो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिसने पिछले 4 साल में अच्छे से परफॉर्म किया है, सो इट इज नॉट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, तो दोनों के एलिमिनेट कर दिया। द्रोणाचार्य अवार्ड टू ऑनर एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन और टीम्स, ये मुझे सही लग रहा है। द्रोणाचार्य, अगर आपने महाभारत आपको पता होगी तो द्रोणाचार्य जो थे वो गुरु थे, तो नॉर्मली ये मैच कर रहा है। ओके, राइट। उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर रिटायरमेंट, ये गलत है। रिटायरमेंट के बाद नहीं, जब उनकी खेलने की उम्र है तब उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की है उसके लिए ये अवार्ड है। तो सिर्फ एक ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन जो था ये बहुत डिफिकल्ट था। एग्जाम के बाद एग्जाम हॉल से बाहर आके एसी में बैठ के इस क्वेश्चन को ढूंढना, वो भी पूरे टीम के साथ, मुझे कहने के लिए बहुत आसान है कि इसका आंसर ऑप्शन ए, पर एग्जाम हॉल में 2 घंटे के अंदर इतना सोचना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था। ओके, इतना इसमें क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग था कि 4 साल में था या 1 साल में था, लाइफ टाइम दिया जाता है नहीं दिया जाता। ओके, तो जितने भी लोग एग्जाम हॉल में इसको अटेंड करके आए हैं, आई रियली सल्यूट यू गाइस, क्योंकि आपने इतने कम समय में इतना सोचा है, दैट इज ग्रेट। ओके, मेरे लिए एसी में बैठ के पूरी एसएमई की टीम लेके आंसर्स ढूंढना बहुत आसान चीज है। ओके, बट यू गाइस हैव रियली फेस्ड एट द फ्रंट। ओके, राइट। ओके, एग्जैक्टली मनीषा, इस क्वेश्चन को स्किप करना ही बेटर था। ओके, दिस क्वेश्चन वाज मेंट टू बी स्किप्ड। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये चेस ओलंपियाड के ऊपर वाला क्वेश्चन है। ओके,
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट वाज द फर्स्ट ओलंपियाड दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया। अब ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि ये ना ये थोड़ा सा न्यूज में भी था, क्योंकि भारत में पहली बार एक चेस ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। ओके, भारत में ओके भारत में पहली बार एक चेस ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। सो इसके लिए पहला स्टेटमेंट सही है। अब क्योंकि भारत में कोई चीज पहली बार हो रही है, जैसे G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास पहली बार आई है, तो एक्सपेक्टेड था कि G20 के ऊपर क्वेश्चन आया है और वो आएगा, और वो आया भी। वैसे ही चेस ओलंपियाड पहली बार भारत में हुआ था, तो इसके लिए पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है द ऑफिशियल मैस्कॉट वाज नेम्ड एज थम्बी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि थम्बी जो है ये इसका ऑफिशियल मैस्कॉट भी था। ओके, नाउ ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन वाज द वीरा मेंचिक कप एंड द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम फॉर द वुमेन सेक्शन इज द हैमिल्टन रसेल कप। ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे, क्योंकि जो आपकी मेल टीम थी, ओके, द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन के लिए जो ये था वो था हैमिल्टन रसेल कप, और वुमेन सेक्शन के लिए वेरा मैंचिक कप था। तो ये तीन दोनों स्टेटमेंट्स गलत थे। हाउ मेनी ऑफ द अबव करेक्ट? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 1 and 2 आर करेक्ट। वापस वही चीज, एसी में बैठ के मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पूरी टीम लेके बहुत आसान है। एग्जाम हॉल में इतना सोचना, इतना याद आना कि कौन किस के लिए कौन सा कप था, ये याद नहीं आएगा। आई नो इट। ओके, अगेन गुड चॉइस वाज टू स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, द वाइज डिसीजन वाज टू स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। बहुत लोग बोलेंगे कि अरे हमने ये कवर किया था, उतना कवर किया था। भारत की कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इतना डिटेल में कवर करेगी कि वुमेन के लिए कौन सा कप था, ओपन सेक्शन के लिए कौन सा कप था, है ना। इतना कोई कवर नहीं करता है, ठीक है, राइट। तो ये आपको ये डिसीजन एग्जाम हॉल में लेना होता है कि क्या मैंने इसमें रिस्क लेनी है कि नहीं। मेरे हिसाब से रिस्क नहीं लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने ये चेस ओलंपियाड के बारे में पढ़ा भी होगा तो पहले 2 स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट हार्डली ही न्यूज़पेपर में भी कभी आया है। ओके, राइट। सो द बेस्ट ऑप्शन वाज टू स्किप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब वापस एरियाज इन न्यूज वाला क्वेश्चन। अब वापस ये क्वेश्चन जो था इजी था। ओके, जहाँ पे भी एरियाज इन न्यूज आता है मैं कहता हूँ कि वो क्वेश्चन इजी है। क्यों? क्योंकि आप न्यूज़पेपर हरदम पढ़ते हो और न्यूज़पेपर में ओके ओके न्यूज़पेपर में इसके बारे में आता है। ओके, एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन्ड इन न्यूज। वापस डॉनबस, ये डॉनबस एरिया कहाँ न्यूज में था? अगर आपको पता होगा, रशिया यूक्रेन में डॉनबस। ठीक है, इन्होंने लिखा है सीरिया, निकाल दो इसको। ओके, आपने इसको निकाला। अब टिग्रे, टिग्रे ये जो एरिया है ये 2018 से न्यूज में रहा है, अभी नहीं, 2018 से ये एरिया जो है ये न्यूज में रहा है। क्योंकि टिग्रे ये जो प्रोविंस है ये एरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है। ओके, एरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में ये डिस्प्यूटेड रीजन है, तो इसके लिए टिग्रे निकाल के फेंक दो, ये भी सही नहीं है। सो 1 और 3 को मैंने निकाल के फेंक दिया। ओके, अब काचिन। ओके, अब मुझे देखो वापस लॉजिक, टिग्रे जो है ये इथियोपिया में आता है। ओके, तो उस लॉजिक से आप ये निकाल सकते हो, क्योंकि काचिन जो रीजन था, ये रीजन जो है ना, सपोज ये म्यांमार है और ये चाइना है, ठीक है, इसके ऊपर पूरी चाइना है, तो यहाँ पे कहीं पे तो ये काचिन वाला रीजन आता है। ये एक आध बार इसकी न्यूज आई थी। ओके, ज्यादा नहीं आई थी। ओके, एक आध बार इसकी न्यूज आई थी। ओके, एक आध बार इसकी न्यूज आई थी। इसके लिए कोई भी स्टेटमेंट जो वो करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि नन ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। ओके, राइट, नन ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल जो है, ओके, इन द recent years, Chad, Guinea, Mali and Sudan caught the international attention for which one of the following reasons common among all? Okay, किस रीजन की वजह से ये स्टेट्स न्यूज में थे? तो बेसिकली यहाँ पे ना मिलिट्री कू हुई थी, मतलब मिलिट्री ने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। ओके, राइट, सो देयरफॉर ऑप्शन डी जो है ये इसका सही जवाब होगा। ओके, ठीक है, फाइन। सो अगेन ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए था, क्योंकि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो आप इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ते हो। ओके, वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। नाउ लेट्स कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज? ग्रीन हाइड्रोजन का रोल कहाँ पर है? अब मुझे बताओ ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?
व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन एक फ्यूल जो आने वाले दिनों में आपके पेट्रोल डीजल इसको रिप्लेस करने के लिए या जीरो पोल्यूशन करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह काम करेगा। इतना आपको पता है? ओके, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल की तरह काम करेगा, राइट? ओके, एक ईंधन की तरह काम करेगा। ऑप्शन देखो क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ कहाँ इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये फर्टिलाइजर प्लांट्स में यूज होगा, ऑयल रिफाइनरीज में यूज होगा, स्टील प्लांट्स, हर जगह, बिकॉज इट इज अ फ्यूल इट कैन बी यूज एनीवेयर ना। दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी। ऑल थ्री, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके ओके, मुझे पता है ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन एक आने वाले दिनों में एक फ्यूल होगा। फ्यूल का काम क्या है? किसी भी इंडस्ट्री में वो यूज होगा। ओके, इन एनी गिवन इंडस्ट्री दिस अ फ्यूल विल बी यूज्ड। लॉजिक है ना? अगेन अ लॉजिक, गेटिंग दिस? ठीक है, चलो अब आखिरी सवाल के ऊपर आते हैं। G20 के बारे में ये सवाल है। ओके, अब G20 बाय डिफॉल्ट आप सभी लोगों को पढ़ना था, बाय डिफॉल्ट इररिस्पेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है ये G20 को होस्ट कर रहा है। तो क्योंकि इंडिया G20 को होस्ट कर रहा है, इट वॉज कंपल्सरी फॉर यू। ओके, राइट राइट, ओके, बिकॉज इट वॉज इन न्यूज और इंडिया इसको होस्ट कर रहा था, ये कंपल्सरी था। और इसमें जो थे जो दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है कि द G20 ग्रुप was originally established as a platform for the finance ministers and central bank governors to discuss international economic and financial issues। ये भी सही था। और इंडिया में, और इंडिया के जो G20, इंडिया के 5-6 G20 प्रायोरिटीज है उसमें से एक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पे सही थे। ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। तो अब अगर मैं एनालाइज करूँ इन चीज़ों को, इफ आई एनालाइज दीज थिंग्स, ओके ओके, इफ आई एनालाइज दीज थिंग्स, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट पॉलिटी? ओके, पॉलिटी के रिलेटेड आपको क्या लगा? ओके ओके, हाउ वाज पॉलिटी? यस, पॉलिटी के बारे में आपको क्या लगा दोस्तों? ओके, राइट, सी आई विल टेल यू दोस्तों, पॉलिटी के क्वेश्चंस जो थे वो मेरे हिसाब से, अगर कुछ अप्रोक्सीमेटली 13-14 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, कुछ 13-14-15-16 जितने भी थे, ओके, अप्रोक्सीमेटली आप 10 से 12 सवाल सही से अटेम्प्ट कर सकते थे आराम से। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही कर सकते थे, बट ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस आपने करेक्ट अटेम्प्ट करने ही चाहिए थे पॉलिटी में से। ओके, एंड आई डोंट थिंक किसी को कोई भी दिक्कत थी। ओके, ये ओके, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। ओके ओके, गुड इवनिंग रवि कुमार, गुड इवनिंग, हेलो रवि। प्लीज रवि बता दीजिए कि आपका पॉलिटी का पेपर कैसा था। ओके, आपका पॉलिटी का पेपर कैसा था एक बार बता दीजिए मुझे, बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू गिव देयर रिएक्शन ऑन पॉलिटी, बिकॉज रवि आप बहुत पुराने स्टूडेंट रह चुके हो। सो प्लीज डू टेल मी हाउ वाज पॉलिटी फॉर यू एंड डिड आर इंटरैक्शन हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस? ओके, रवि कुमार कह रहे पॉलिटी ही सही गया है सर। ओके ओके, रवि मुझे बता दीजिए कि लाइक आई एम नॉट आस्किंग यू दिस सो दैट यू प्रेज मी और समथिंग, बट whatever content was delivered to you in the lectures, was that content useful in answering today's questions? जो भी हमने हमारे discussions हुए, फिर वो चाहे YouTube पे हो या फिर हमारे टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर जो हमारे क्लासेस थे उस पे हो, ओके, how was how were those lectures? Were those lectures helpful for you? ओके, मेरे हिसाब से दोस्तों पॉलिटी का डुएबल था। करंट अफेयर्स एज यूजुअल, करंट अफेयर्स में आप सारे नहीं सॉल्व कर सकते, पर प्लेसेस इन न्यूज वो डुएबल, वो ग्रीन हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन डुएबल, G20 वाला क्वेश्चन डुएबल, जननी सुरक्षा वाला क्वेश्चन डुएबल, अनीमिया वाला डुएबल। ओके, सो मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन जो थे करंट अफेयर्स में से वो परफेक्टली डुएबल थे। ओके फाइन, सो आई थिंक पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स के मिला के, current affairs so I didn't teach this year, but politic I think we did a pretty good job. Okay, right?
ओके चलो ठीक है, चलो सो ऑल द बेस्ट फॉर योर थिंग। और दोस्तों डोंट गेट टेंस्ड अबाउट व्हाट द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी। ओके जो भी होगा देखा जाएगा। बी प्राउड ऑफ योर सेल्स कि आप लोगों ने आज इंडिया का या पूरी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। सो दैट इज दिस इज अ मोमेंट दैट यू शुड चेरिश एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्स। ठीक है, अगले 2 3 4 दिन आराम से बैठिए, शांत रहिए, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंजॉय इट, एंड आफ्टर 3 4 days स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी। स्टार्ट थिंकिंग कि इफ अगर आपको वो अंदर से आ रहा है कि मेरा क्लियर होगा, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मीन्स अगर अंदर से आ रहा है कि बाबा नहीं क्लियर हो रहा है, चेक कि आप गलती कहाँ किए हो, एंड देन स्टार्ट टू रिकैलिब्रेट कि आपके अगले साल का आपका क्या प्लान होगा। ओके ठीक है, ओके ठीक है चलो। चलिए सो आई एम वेरी हैप्पी कि पॉलिटी रवि कुमार कह रहा है कि पॉलिटी यूजफुल थे, इवन की लीव टाइम पे हम यही डिस्कस कर कि पॉलिटी के सारे कंसेप्ट लगभग क्लियर था। ठीक है चलो, आई एम वेरी हैप्पी कि पॉलिटी सबको ओके सबको इजी गया है। ओके चलिए गाइस, तो मैं सेशन को एंड करता हूँ। अगले छोर पे गोपिका मैम आपका वेट कर रही है, जो आगे जाके आपको सी सैट के क्वेश्चन